मेरा नाम रोमाइशा है। मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती। मेरी उम्र अब 30 साल है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। बहुत नाज और लाड से मुझे मेरे अब्बा ने बड़ा किया। मैंने जो चाहा वो पाया, जिस कपड़े पर हाथ रखा वो लेकर दिया। कभी घर में किसी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। हमारे ख़ानदान में कोई भी लड़की मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, बल्कि कुछ तो कभी स्कूल भी नहीं गई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बहुत सारा पढ़ूं, सब लोग जान लें कि एक आम आदमी की बेटी भी पढ़ सकती है। मैंने एफए किया तो सब लोग हसद और रश्क के मिले जुले जज्बात के साथ घर आए थे। कुछ ने तो अब्बा को मुबारकबाद दी कि करीम, इस दौर में तुमने बेटी को इतना आगे तक पढ़ाया है, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। लेकिन कुछ नाम नेहाद बुजुर्गों ने आकर यह भी कहा कि लड़की ज़ात है, आगे पढ़ाओगे तो हाथ से निकल जाएगी और फिर एक दिन तुम्हारे चेहरे पर कालक मल कर निकल जाएगी, फिर रहना हाथ मलते हुए। तब हम में से कोई भी तुम्हारी मदद को आगे नहीं आएगा, याद रखना। अब्बा ने उन सब की बातें बहुत इज्जत और एहतराम से सुनी और फिर रात में मुझे भुलाकर समझाया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा अब्बा तुम्हें आगे पढ़ने से नहीं रोकेगा, जितना चाहे पढ़ो। और फिर अब्बा की यही बातें मेरे पैरों की जंजीरें बन गई। मैं पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे नुमाया लड़की थी। हर बंदा मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बा की वो बातें ऐसी जंजीरें थी कि मैं लड़कियों से भी खुलकर बात ना कर सकी। मेरी पढ़ाई के साल गुजर गए। मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी थी। डिग्री मिलते ही कई नौकरियां आई, लेकिन मैंने अपने घर में नाम भी नहीं लिया। खानदान में बस यही मशहूर था कि करीम की बेटी ने बहुत पढ़ा है। इन्हें मेरी काबिलियत और मकबूलियत की 1% भी बिनक नहीं पड़ी थी। मैंने अब्बा के सामने भी ये जिक्र नहीं किया था, वरना अब्बा सब के खिलाफ जाकर मुझे नौकरी भी करवा देते, क्योंकि हमेशा अब्बा किसी से मेरी पढ़ाई के लिए झगड़ा मोल ले लेते तो कभी किसी को दलील देते। मेरे नौकरी करने से तो सारा ख़ानदान ही उन्हें छोड़ देता। मुझे मालूम है वो मेरे लिए ये भी सह लेते, मगर मैं खामोश रही। मुझे अब अब्बा को आजमाइशों में नहीं डालना था। मैं घर ही बैठी थी। ख़ानदान से मेरे रिश्ते आने लगे। मामू, चाचू, खाला, पुप्पो सब ही कितार में थे। ये वही लोग थे जो कहते थे कि करीम की बेटी हाथ से निकल रही है। आज वही मेरे लिए हाथ फैलाए खड़े थे। अब्बा ने बहुत सोचा समझा और फिर उनमें से किसी के भी घर रिश्ता करने से इनकार कर दिया। पूरे ख़ानदान में तो गोया भूचाल ही आ गया हो। सब लोग अब्बा के ऐसे खिलाफ हुए कि उनका बाइकाट तक करने का फैसला कर लिया। अब्बा बहुत परेशान हुए। मैंने उन्हें जिस आजमाइश से बचाना चाहती थी वो आ गई थी। मैं अब्बा के कदमों में बैठी और फिर अपना दामन उनके आगे फैला दिया। मैंने अब्बा से कहा कि मैं यही नहीं चाहती कि आप अब उम्र के इस हिस्से में जाकर मेरे लिए सबकी नाराज़गी मोल लें। आप मेरा रिश्ता जिससे चाहे कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं सारी उम्र जुबान बंद करके सर झुका कर गुजार दूंगी, लेकिन आपका सर झुकने नहीं दूंगी। आपने अगर गैरों में शादी कर दी तो सब यही कहेंगे कि करीम की बेटी को कोई पसंद था, देखा वो तरबियत ठीक ना कर सका। अब्बा, मैं आपके लिए कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं तो अपनी बात कहकर उठ आई, लेकिन अब्बा जाने किस कश्मकश में थे। और फिर उन्होंने 3 दिन बाद चाचू को हाँ का पैगाम भिजवा दिया। अब सब लोगों का रवैया ऐसा बदला था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं इसकी वजह भी जानती थी। उन्हें यही था कि लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करना चाहेगी तो सारी लक्ष्मी अपने घर ही आएगी। मैंने भी सबके इरादों को भांप लिया था और फिर मजहर के संग रुखसत होकर अपने चचू के घर आ गई। शुरू के दिनों में चची का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा था कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही चची है जो मेरे किरदार पर बहतान लगाती थी। एक हफ्ता गुजर गया था जब मैं किचन में गई और खाना बनाने के लिए चीज़ें निकाली। एकदम चची अंदर आई और मेरे हाथ से गोश्त का पैकेट पकड़ लिया और कहा कि अरे, तुम क्यों इस सब के झंझट में पड़ रही हो? लाडली इकलौती बहू हो तुम। बेटी से भी बढ़कर मैं तुम पर कोई भी सख्त जिम्मेदारी नहीं डालूंगी। तुम बस अपनी नौकरी पर तवज्जो दो। तुम्हारी माँ जैसी चची सब कर लेगी, तुम फिक्र नहीं करो। आज उनकी बातें जुबान पर आ ही गई थी जो उनकी जिद के पीछे थी। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और फिर जवाब दिया कि मेरा तो कोई नौकरी का इरादा ही नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं, और मैं तो नौकरी क्यों करूं भला? मज़र अच्छा भला काम कर रहे हैं। कि मेरी बात सुनकर चची के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं और वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ चल दी। उस दिन के बाद काम करने से मुझे किसी ने नहीं रोका, बल्कि जितना हो सकता मुझसे काम करवाया जाता था ताकि मैं हिम्मत हार जाऊं और फिर उनका मुतालबा मान लूं। मैं उनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं बनना चाहती थी। सब ने बहाने बहाने से मुझे कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने सब की बातों को मजाक में उड़ा दिया।
मुझे लगा था कि ये सब लोग इस बात को जल्द ही नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। मुझ पर इस घर में रहना दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। इसी तरह 2 साल गुजर गए और मेरी गोद में 2 जुड़वा बच्चे अदील और आमना आ गए। लेकिन अब भी यहाँ सबके दिलों में मेरे लिए वही नफरत थी जिसे वो फरामोश करने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत हद तक बर्दाश्त किया था कि आज तक किसी के सामने उफ तक नहीं किया था। मुझे अब लगने लगा कि सब थम सा गया। और फिर मेरी ज़िंदगी में कहरान तब मचा जब महज़र मेरे सर पर सौतन ले आए। कुछ दिनों से वो सब लोग बाहर रहते थे, मुझे देखकर हंसते, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। चची दूसरी बहू लेके आई थी जो नौकरी भी करती थी और मॉडर्न भी थी। सबा के आते ही चची तो जैसे हवा में उड़ने लगी थी। मैं और बच्चे तो पहले भी किसी गिनती में नहीं आते थे, अब तो जैसे हमारा वजूद भी दुखना बंद हो गया था। सबा के आते ही मुझ पर काम का बोझ बढ़ गया और वो महारानी अपने हिसाब से आती और सोती जागती थी। किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। शादी के तीसरे दिन ही वो अपने काम पर जा चुकी थी और बहुत माजरत की कि उसे छुट्टियां नहीं मिल सकती। वो तो माजरत कर रही थी, मगर मैं जानती थी कि चची दिल ही दिल में आखिर में कितनी खुश होंगी। और फिर जैसे तैसे करके 1 महीना गुजर गया था और ठीक 1 महीने बाद सबा ने घर आकर चची के हाथ पर 5,000 रुपये रखे थे, जिसे देखकर उन्होंने तेवरी चढ़ाई और पूछा, बहू तुम्हारी तनख्वाह तो 30,000 है ना? इस पर सबा ने इत्मीनान से कहा कि 25,000 की मैंने कमेटी डाल चुकी हूँ, बाकी वो कुछ महीनों में ख़त्म होगी तो सारी तनख्वाह घर आएगी। उसका जवाब सुनकर वो मुतमिन हो गई थी और अपनी लाडली बहू के गुण दोबारा गाने लगी। अब चची को मेरा वजूद भी चुभ रहा था और मैं और मेरी औलाद घर में चलते फिरते भी उनकी आंखों को चुभते थे। बच्चों को तो अपने सामने देख लेती तो थप्पड़ मार देती, वो डर के मारे कमरे से ही नहीं निकलते थे। इतने सारे मजालिम के बीच में खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। मुझ पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। वो मुझे ऐसे इस घर में देखकर कुढ़ते थे, लेकिन कभी किसी से कोई बात नहीं कही कि कहीं मुझ पर कोई सवाल ना उठ जाए। मैं 3 दिन बाद जब अब्बा का सोग मना कर अपने घर वापस गई तो वहाँ मेरा जो थोड़ा बहुत सामान था वो बांधा जा चुका था। मैंने मजहर की और अपनी सास की बहुत मिन्नतें की कि सभी इस घर में अपना हक नहीं मांगूगी, लेकिन किसी भी पत्थर दिल को मेरी सदाओं पर रहम ना आया और फिर मुझे मेरे 2 मासूम फूलों के साथ घर से निकाल दिया गया। मैं रोती कुर्लाती वापस घर आई। मेरे भाइयों ने मेरे सर पर हाथ रखा था और बिना कुछ कहे मुझे सीने से लगा लिया था, क्योंकि वो भी आज तक अपनी लाडली बहन पर ढाए जाने वाले जुल्म से अनजान नहीं थे। मुझे अब्बा के घर रहते 2 हफ्ते हुए कि मैंने अपनी भाभियों को बातें करते सुना कि अब इस महंगाई के दौर में ये और इसके बच्चे भी हम पर उम्र भर के लिए बोझ बन गए हैं। भला ससुराल वालों को ही नौकरी करके खिला देती, यहाँ तो ना आकर हमारा सुकून बर्बाद करती। ये जुमले सुनकर मेरे दिल पर छुरियाँ चल गई थी और मैं सारी रात रोती रही। लेकिन फिर मेरे जहन में अगले ही दिन एक ख्याल आया। मैं बच्चे भाभी के पास छोड़कर बाजार का कहकर चली गई और अपनी सीवी शहर के बड़े कॉलेजों में दे दी। मैं एमफिल की डिग्री और साथ चमकता गोल्ड मेडल भी मेरी अहमियत सबको बताने के लिए काफ़ी था। मैं खामोशी से घर आ गई थी और अगले ही दिन मुझे हर जगह से कॉल आने लगी। हर इदारा मुझे रखना चाहता था और फिर मैं 70,000 में उस शहर के सबसे बड़े इदारे के साथ मुंसलिक हो गई। सब घर वाले देखते ही रह गए थे, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़की जो नौकरों की तरह अपने ससुराल में रही और बिल्कुल अपना आप मार दिया, उसे भी कोई हाथों हाथ ले सकता है। मैंने नौकरी करते ही एक किराए का घर लिया था जो मेरे भाइयों के घर के मरकज़ के करीब ही था। सब ने कहा कि क्या ज़रूरत है अलग जगह रहने की, यहाँ तक कि भाभियों ने भी यही बात की, लेकिन मैं जानती थी कि वहाँ मेरी औलाद की इज्जत नहीं होगी, क्योंकि वो उनका घर नहीं था। मैं अलग रहने लगी और ऐसे ही कुछ सालों बाद मैं एक ज़ाती घर की मालिक हूँ। कुछ दिन कबल मेरा हस्पताल जाना हुआ, क्योंकि मेरी कोलीग बीमार थी। मैं वहाँ गई तो एक कमरे से मुझे कुछ जानी पहचानी आवाज़ें सुनाई दी। मैं ठटक कर रह गई। वो तो सबा थी, मेरी सोतन, और बिस्तर पर पड़ा निढाल वजूद मेरा शोहर मजहर का था, जिन्हें फालिज का अटैक हुआ था। चची सबा के पैरों में बैठी थी और मिन्नतें कर रही थी कि मजहर की दवाइयाँ मंगवा दो वरना वो मर जाएगा। लेकिन सबा चेहरे पर सख्ती लिए बोली कि इतना वक्त आप लोग मेरे टुकड़ों पर पले हैं और अब ये खर्चे भी मैं करूं, ये कौन सा घर में कमा कर लाता है, मरने दे इसे। उसके अल्फाज सुनकर मुझे अपना वक्त याद आया था। जैसे ही सबा बाहर आने लगी मैं एक तरफ हो गई और फिर वो चली गई। तब मैं अंदर गई जहाँ चची बैठी थी।
वो रो रही थी। मैं गई तो उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा और बेयकीनी से देखती रहीं, जैसे मेरे सामने आने की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहती, चची ने मेरे पाँव पकड़ लिए और रोना शुरू कर दिया। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने सपाट चेहरे के साथ उन्हें उठाया और फिर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब उन्होंने बताया, जैसे ही सब ने मुझे घर से निकाला तब सब काम चाची और सबा पर आ गए थे। चची की बूढ़ी हड्डियों में जान ही नहीं थी कि कुछ कर सके। दूसरा, मैंने उन्हें एक ऐसी आदत डाल दी थी कि अब चाय भी बनाना मुश्किल लग रहा था। सबा से कहा कि बेटा घर के काम भी करो, मुझे अकेली जान में इतनी हिम्मत नहीं रही। तब उसने कहा कि मैं तो कमा कर लाती हूँ, मैं क्या करूँ। और जब काम वाली लगवाने का कहा तो कहा कि तनख्वाह कम है, मैं क्या करूँ। मेरे जाते ही सब चची पर आ पड़ा। तो उन्हें एहसास हुआ था कि काम करने वाली लड़कियां असल में होती कैसी हैं। वो काम करती थी लेकिन उन्हें जूते की नोक पर रखती थी। अब मजहर को फालिज का अटैक हुआ था और वो माजूर हो गया था। खुद से खाना भी उसके लिए मुहाल था। चची ने मुझे कहा कि मैं उन्हें माफ़ कर दूं और बच्चों के साथ वापस आ जाऊं। मैंने उनकी आंखों में देखा और फिर अपना वक्त याद किया। एक लम्हे में फैसला हो गया था। मैंने अपने पर्स से 1 लाख निकालकर उनके हाथ पर रखा और चलिए, अब भी मैं उनको माहाना खर्च भेज देती हूँ, क्योंकि सबा तो जा चुकी है लेकिन कभी उनके घर नहीं गई, ना ही उन्हें माफ़ किया है, क्योंकि मेरी दौलत तो मेरे बच्चे हैं।